चलिए दोस्तों, तो आज फिर शुरू हो गया है डिस्कशन। चलिए आज देखिए तीनों आदमी हैं, कल ही लोग नहीं थे, ही नहीं थे सिर्फ। चलिए अब शुरू करते हैं, करेंट अफेयर से शुरू करते हैं। और करेंट अफेयर के ऐसा डिस्कशन शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो। जैसे में देखिए, विभिन्न देश के लिए भारतीय राजदूत वन उच्चायुक्त जो था ना, वो बहुत डिफिकल्ट है, समझिए। कभी आता है चाहे नहीं आता है, इसलिए इसको अभी के लिए मैंने छोड़ दिए हैं अभी के लिए, लेकिन ख़त्म करना है पूरा हम लोगों को। तो जो इम्पोर्टेंट है वो लगभग हम लोग शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर में। बाकी उसमें तो रेगुलर चल रहा है साइंस में। चलिए तो शुरू करते हैं। विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ शुरू कर रहे हैं। चलिए, एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है, आप बताइए। एप्पल कंपनी का सीईओ है टिम कुक। आप बताइए। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। एप्पल कंपनी का टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नाडेला, ठीक है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन है सीईओ? अतार पुणे वाला। हाँ, अदार पूना वाला, ठीक है। और फ्लिपकार्ट के कौन है? कृष्ण मूर्ति है। हाँ, कल्याण कृष्ण मूर्ति, ठीक है। चलिए, ट्विटर के बता सकते हैं। ट्विटर ट्विटर के में सलील है के आप बताइए। दूसरा नाम कुछ ट्विटर का लिंडा है कि या कारिनो, या कारिनो, लिंडा या कारिनो, ठीक है। चलिए बताइए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन है सीईओ? टाटा इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, कौन आप बताइए। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के हो गया ठाकुर है। रणधीर ठाकुर। चलिए, मेटा इंडिया का प्रमुख कौन है? संध्या देवनाथन। बहुत गजब, ठीक है। और बताइए, यूट्यूब का कौन है? यूट्यूब का बहुत फेमस है, बताइए कौन है? यूट्यूब का है मोहना है। मोहना, हाँ, माने नील मोहन, माने भारतीय ही है। चलिए, नील मोहन। उसके बाद आप बताइए, फेसबुक का कौन है? फेसबुक का सीईओ? फेसबुक, हाँ, मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग, बहुत बढ़िया। चलिए, आज ये लोग आज करके आए हैं तो आज सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अमेजन का सीईओ कौन है? अमेजन का है जेसी है, एनडी जेसी, बहुत बढ़िया। इन्फोसिस का कौन है? सलील पारेख। वाह, सलील पारेख। अल्फाबेट INC के कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल के कौन है? वो है ना सुंदर पिचाई। संसद टीवी के कौन है? संसद टीवी के है अतुल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ कौन है? रोहित जावा, ठीक है। मास्टर कार्ड का सीईओ कौन है? मास्टर कार्ड का कौन दोनों बैक है? आप बताइए। माइकल माईबैक। बहुत बढ़िया, माइकल माईबैक है। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन है? नटराजन चंद्रशेखर। आप बताइए। टाटा ट्रस्ट का सिद्धार्थ शर्मा। हाँ, टाटा का सिद्धार्थ शर्मा है। और टाटा सन्स का हो गया नटराजन चंद्रशेखरन, ठीक है। चलिए, आप बताइए। फसाई के यानी FSSAI के माने फसाई के सीईओ कौन है? कमला है। कौन कमला? आप बताइए। FSSAI के फसाई का। हाँ, कमला नहीं ना, कमले ना है। कौन कमला है, पूरे नाम ना पता, बोलो। बहुत बढ़िया। यानी आपको हो गया है गंजी कमला तिवीराव। हाँ, गंजी कमला वीरा। चलिए, उधर नहीं सटिए, उधर ही हिल रहा है। चलिए, अब आप बता दीजिए। आप व्हाट्सएप का बताइए तो। व्हाट्सएप के सीईओ परेश लाल। आप बताइए। व्हाट्सएप का कैथरीन है। हाँ, कैथ वो तुम तो कौन बोल रहा है? सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी तुम बोल रहा है। हम तुमसे तो सीईओ के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कौन है व्हाट्सएप के? कैथ, ठीक है। तो लगभग इसमें के अब TCS के बताइए, कौन है TCS के? TCS का है सलील पारेख। TCS का एक अक्षर बोले तो के नटराजन, के कृतिवासन। चलिए, तो विश्व के प्रमुख कंपनी के सीईओ में ना वो पूरा पूछा गया है। अब पूछ रहे हैं सोशल मीडिया कंपनी के निवासी शिकायत अधिकारी।
चलिए आप बताइए टेलीग्राम के शिकायत अधिकारी कौन है? टेलीग्राम के हाँ टेलीग्राम के यह अरे टीचर सब नहीं कहता रहता दिन भर- टेलीग्राम पर हमको और का ना? टेलीग्राम पर संपर्क टेलीग्राम। कीजिए। टेलीग्राम का ये है आप बता दीजिए। सत्यजीत है कोई बस ये आप ही का बिरादर है यादव है अभिमन्यु यादव अभिमन्यु यादव। चलिए कू का जो कि वीडियो देखते होइएगा, जैसे इन लोग का जो राहुल हाँ अंकित अवस्थी सर लोग का देखते हैं वीडियो ना, तो उसमें कू के प्रचार खूब करते हैं वो लोग। तो कू के कौन है? राहुल शिकायत अधिकारी राहुल सत्यकाम। सत्यकांत आ लिंकडन के सबसे नीचे तानिया मम पिल्ली। तानिया मम्पी हाँ फेसबुक के कौन है? फेसबुक का प्रीति थी स्फूर्ति प्रीति। स्फूर्ति प्रीति आ ट्विटर के कौन है? ट्विटर के यह बोले था टीवी वी 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 टीवी वी से विनय प्रकाश ये नाम है, इसमें ट्विटर में छुपा हुआ उसका नाम टीवी, तो वी से विनय प्रकाश। इंस्टाग्राम के कौन है? इंस्टाग्राम के वो है शिकायत अधिकारी स्फूर्ति प्रिया। स्फूर्ति प्रिया है। ठीक है, तो अब आइए भारतीय अलायंस एवं उनके प्रमुख में। भारतीय अलायंस एवं उनके प्रमुख में इधर भैंस बोल, देखिए वन में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो भैंस बकरी चिड़िया उड़िया सब तो बोलबे करता रहता है कि नहीं, वैसे डिस्टर्ब नहीं हो रहा है हम लोगों को। चलिए इसको थोड़ा लॉक कर देते हैं। हाँ चलिए आप बताइए स्पेस जेट का मुख्यालय कहाँ है? स्पेस जेट का स्पेस जेट का हाँ जेट बताइए। गुरुग्राम गुरुग्राम हरियाणा। हाँ चलिए बताइए विस्तारा के। विस्तारा इसका भी गुरुग्राम है। हाँ चलिए इंडिगो के। इंडिगो हाँ इंडिगो का हमको लगता है कोची है। गुरुग्राम है। हाँ एयर इंडिया माने एयर एशिया इंडिया के कहाँ है? एयर एशिया इंडिया का मुख्यालय एयर एशिया इंडिया। आप बताइए। ना कोची है, बेंगलुरु कर्नाटक। आप बताइए जेट एयरवेज के कौन है? कहाँ पे है उसका मुख्यालय? जेट एयरवेज का मुख्यालय नहीं ध्यान। मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। हाँ चलिए आप बताइए क्या कहते हैं ब्लू डार्ट एविएशन के कहाँ है मुख्यालय? ब्लू डॉट एविएशन के चेन्नई है। आप बताइए पवन हंस के यही बात है उत्तर प्रदेश में नोएडा उत्तर प्रदेश। बताइए आप बताइए एयर इंडिया के दिल्ली है। आप बताइए एयर इंडिया एक्सप्रेस के चेन्नई तमिलनाडु। आप बताइए कोची क्या? कोची समझे। गो एयर के कहाँ है? आप बताइए। मुंबई। चलिए बताइए गो एयर के सीईओ कौन है? या सीईओ या सीएमडी? गो एयर के दोस्त गो एयर के कौन कनन है? गो एयर के कौन है? कौशिक कनन कते कौशिक खोन्ना। कैसे कौशिक खोन्ना। चलिए एयर जेट एयरवेज के कौन है सीईओ? नहीं ध्यान। आप बताइए। संजीव। हाँ संजीव कपूर। ठीक है। गो इंडिगो के कौन है? इंडिगो के आप बताइए। इंडिगो का ये है कथी कहिए दूसरा कौन विदेशी है? पीटर एल। हाँ ध्यान है। आप बताइए। पीटर एलबर्ट। हाँ पीटर एल वर्स है पीटर एल वर्स। चलिए बताइए आप बताइए एयर इंडिया का सीईओ कौन है? एयर इंडिया का सीईओ नाम भारी है, कैंपबेल विल्सन। हाँ स्पेस जेट के कौन है? स्पेस जेट के बताइए। प्रदीप खुराला। अजय सिंह। एयर इंडिया एक्सप्रेस के कौन है? एयर इंडिया एक्सप्रेस के हाँ ये बताइए। प्रदीप सिंह खरोला। एयर इंडिया एक्सप्रेस के। चेन्नई में। एयर एशिया इंडिया के सीईओ कौन है? रामादुरई नहीं है? यस रामादुरई। आप बताइए विस्तारा का सीईओ कौन है? विस्तारा के कनन है। हाँ विनोद कनन। कौन है? विस्तारा के। हाँ विनोद कनन है। चलिए
आप बताइए ब्लू डार्ट एविएशन के कौन है सीईओ? ब्लू डॉट एविएशन के दूसर का है। आप बताइए। अंतिम से दूसर का है तुषार जानी। तुषार जानी। हाँ, आप पवन हंस के कौन है? पवन हंस के बीपी शर्मा। बीपी शर्मा, बीपी शर्मा, बीपी शर्मा। हाँ, लगभग ही लगभग क्या पूरा खत्म हो गया है करंट अफेयर। चलिए तो अब साइंस शुरू करते हैं। इसको हटाइए उधर। बस मन लागे ना लगते धीरे धीरे। डिस्कशन में कुछ क्या मतलब? चलिए तो केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। आप बताइए मेंडलीव ने अपना आवर्त सारणी नियम कब प्रकाशित किया? मेंडलीव ने 19वीं शताब्दी में। तो कब? नहीं दिया 1869 में। 1869 ईस्वी में, सही बात है। मेंडलीव कहाँ का वैज्ञानिक था? मेंडलीव रूस का था। हाँ ठीक है, रशियन वैज्ञानिक था। आप बताइए मेंडलीव, पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके किस चीज़ के आवर्त फलन होते हैं? उसके परमाणु भार के, जिसको द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। चलिए अब बताइए मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? मेंडलीव द्वारा बनाए आवर्त के आवर्त ही 7। आप बताइए। वर्ग आवर्त 7, वर्ग 9। एकदम। चलिए मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष बता सकते हैं? हाँ, उसका दोष बता सकते हैं। बताइए। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष है, उसका दोष है कि पहिलका है उसमें कि भौतिक रासायनिक। देखिए हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हाइड्रोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया है, जो कि गलत है। दोनों वर्ग में नहीं रखना चाहिए। चलिए समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा है। समान गुण वाले तो एक साथ रखना चाहिए, लेकिन अलग अलग रखा है। उच्च परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा है, जो कि वैसे आधुनिक जो आवर्त सारणी के नियम मेंडलीव दिया है ना, पहले छोटा से बड़ा मैंने छोटा से बड़ा में रख लिया है, आई बड़े से छोटा में रख ले चला गया है। जिससे में देखिए आयोडीन जो है ना, आयोडीन के जो परमाणु भार होता है 126.92। हाँ, आयोडीन का 126.92। टेल्यूरियम के होता है 127.61। तो टेल्यूरियम को मैंने पहले ही रखा है, आयोडीन के बाद रखा है। हाँ, जो गलत है। समस्थानिक के लिए स्थान नहीं दिया है, गलत है। फिर 8वें वर्ग में 3 तत्वों को एक साथ समूहित कर दिया है, जो कि ये हर एक वर्ग में एक तत्व माना रहता है, लेकिन ये 3 तत्वों को पहुँच के रख दिया है। चलिए आप बताइए मेंडलीव से पहले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, परंतु उसके वर्गीकरण की पद्धति सफल नहीं हो पाया। किसने किया था? डोबेराइनर और मोसले। आप बताइए। ठीक है, डोबेराइनर और न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स, ठीक है। चलिए तो आप बताइए डोबेराइनर ने त्रि का नियम कब दिया था? डोबेराइनर ट्री का नियम दिया था 1817 में। हाँ 1817 में। डोबेराइनर कहाँ का वैज्ञानिक था? जर्मनी का। जर्मन वैज्ञानिक है, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? अष्टक सिद्धांत डोबेराइनर न्यूलैंड से दिया है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड ओपन अष्टक सिद्धांत दिया है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधा अष्टक सिद्धांत किसने दिया है? हाँ न्यूलैंड। हाँ कब दिया था? 1865 में। कहाँ का वैज्ञानिक था? न्यूलैंड, ये भी जर्मनी का था क्या? इंग्लैंड के था। इंग्लैंड का था। इंग्लैंड। चलिए माने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था इसने, न्यूलैंड्स ने, जो कि कैमा स्थान वाले तत्व तक ले जाकर छोड़ दिया था। ये 56वां तत्व। 56वां तत्व कौन था? थोरियम। चलिए किन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण धर्म पहले तत्व के गुण धर्म के समान होता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम से किया, इसलिए उन्होंने अष्टक का सिद्धांत दिया है। यह न्यूलैंड्स ने। ठीक है। अष्टक के सिद्धांत केवल कहाँ तक लागू होता है? केवल कैल्शियम तक। सिर्फ कैल्शियम में तक लागू होता है। चलिए किसने कल्पना किया कि प्राकृतिक में केवल 56 तत्व विद्यमान है तथा भविष्य में कोई भी अन्य तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में कई अन्य तत्व पाए गए? किसने निर्माण किया था? हाँ न्यूलैंड से ने किया था। हाँ चलिए न्यूलैंड से ने किया था, ठीक है। आप बताइए कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार में क्या परिवर्तन होता है? परमाणु वर्ग में ऊपर से नीचे जाने ऊपर से नीचे आने पर
परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ता है। ना बढ़े से बढ़ता है। हाँ सही बात, बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता घटता है। ना यह बढ़े से विद्युत ऋणात्मकता घटता है, घटता है। विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। ठीक है। और आयनन ऊर्जा आनंद ऊर्जा हाँ बढ़ता है। घटता है। घटे से इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति घटता है। घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर दू गो ऊपर का कौन हिजन बढ़े छै? देखिए सबसे ऊपर का सबसे पहले आपको परमाणु का आकार, हाँ विद्युत धनात्मकता बढ़ता है। बाकी आयनन जो है ना, आयनन ऊर्जा घटता है, आपको विद्युत ऋणात्मकता घटता है, और उसके साथ इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति भी घटता है। ठीक है। अब चलिए आप बताइए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार हाँ घटता है। आप बताइए। क्या कहते हैं विद्युत धनात्मकता? विद्युत धनात्मक भी घटता है। विद्युत आपको बता दीजिए आयनन ऊर्जा बढ़ता है। आप बता दीजिए विद्युत ऋणात्मकता, बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन प्रवृत्ति बढ़ता है। बहुत बढ़िया। चलिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना है? आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या हाँ। वही उतना ही है, 7। 7 वर्ग की संख्या 9 उतना ही है। लेकिन इसमें 1 से लेकर माने 7 तक 2 वर्ग ए और बी में बांट दिया गया था। इस प्रकार उपवर्ग सहित तो माने वर्गों की संख्या अब कितना है? 18। अब 18 हो गया है। अब प्रत्येक आवर्त में माने आधुनिक आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य कौन है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्षार धातु होता है और अंतिम सदस्य अक्रिय गैस। अक्रिय गैस। सिर्फ पहले आवर्त का पहला सदस्य हाइड्रोजन होता है, जो कि अपवाद है। चलिए, आवर्त सारणी में ज्ञात रासायनिक तत्वों में से कितना तत्व वायुमंडलीय परिस्थितियों में गैसीय रूप में होता है? 11। कितना? 11 कैसे? कहे तो होती ना, तुमको अपना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। हाँ चलिए दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या कितना से लेकर कितना तक लेंथोनाइट श्रेणी कहा जाता है? 57 से 71। हाँ 57 से 71। एक्टिनाइट श्रेणी कितना से कितना तक? 103। हाँ बहुत वेरी गुड। आप बताइए, आवर्त सारणी में ज्ञात 118 रासायनिक तत्वों में से 17 तत्वों का एक प्रमुख समूह होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कथी कहै छै? दुर्लभ मृदा। दुर्लभ मृदा कहा जाता है उसको, माने दुर्लभ मृदा है। तो देखिए, लेंथेनाइट के 15 समूह है रासायनिक माने रासायनिक तत्वों का। स्कैंडिनेट है, एगो इट्रियम है, ये सब मिला के 17 को हो ही जा रहा है। ठीक है। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के किस चीज में काम आता है? इलेक्ट्रॉनिक सामान के पार्ट, जैसे में टीवी के हो गया, बल्ब हो गया, फ्रिज, मशीन, ये सब माने इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है ना उस सब में रहता है। हाँ ये जो ना वैज्ञानिक अथी में भी मिसाइल के निदेशक पर प्रणाली में भी भाग लेता है, जैसे में हाँ जेट फाइट इंजनों में भी, अंडर वाटर माने माइन डिटेक्टर आदि के निर्माण में भी काम आता है। तो वैश्विक स्तर पर दुर्लभ मृदा निक्षेपणों भंडारों में सबसे ऊंचा किसका स्थान है? चीन का। और उसके बाद किसका भारत, रसिया, बहुत देश। बताए उसके बाद? चीन के बाद है ब्राजील का। चीन का ब्राजील, उसके बाद है एगो और देश है, उसके बाद है भारत। 5 गो। चीन के बाद है ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, तब भारत, तब अमेरिका, तब उसके बाद जाके मलेशिया। चलिए हाँ सीधा कम हो ना बोल सकते। हाँ ना, क्रमशः ना लिखा हुआ है। इसके बाद क्रमशः का मतलब होता है कि माने फिर रेगुलर, हम तुम्हारे इन्हें से क्रमशः कर देते, तुम तब हम तभी, चाइने से तभी तो हम तो यही सीधे देश के नाम ना क्रमशः दिया हुआ है भाई। आप बताइए, किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होता है? किस वर्ग इलेक्ट्रॉनिक बंधुता उच्च होता है? हाँ 4 के 1 है। 7 के देखिए 4 के 1 तो है, आपको गलनांक उसका अति होता है ऊंच, माने तुरंत कह जाता है गलनांक ऊंच होता है। 7 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुत्व ऊंच, समझे? आप बताइए, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसका होता है, किस तत्व का? सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता हाँ एकड़ होता है सबसे अधिक है क्लोरीन का। क्लोरीन क्या? विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन क्या? विद्युत ऋणात्मकता का फॉर्मूला बता सकते हैं? हाँ बताइए। आनंद विभव प्लस विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस 5.6। चलिए, निष्क्रिय गैस का गलनांक ऊंच होता है कि निम्न होता है कि अपरिवर्तित रहता है? शून्य रहित होता है ना, ऊंच होता है ना, इसका ऊंच नहीं होता है, इसका निम्न होता है। निष्क्रिय का निम्न होता है। आज इसी में लिखा हुआ कि 4A के तत्वों का गलनांक ऊंच होता है। 4A के तत्वों का गलनांक। आवर्त सारणी में
अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक जैसे में हैलोजन और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातु किस द्वारा अलग होता है? कैसे? जैसे में आवर्त सारणी में आधुनिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन, जो कि आधुनिक विद्युत ऋणात्मक हैलोजन है, और अत्यधिक विद्युत धनात्मक क्षार धातु है, जो कि किस गैस द्वारा अलग होता है? किस गैस के द्वारा? हाँ, उत्कृष्ट गैस के द्वारा। उत्कृष्ट गैस। हाँ, उत्कृष्ट गैस के द्वारा अलग होता है। चलिए, तो केमिस्ट्री का ये चैप्टर समाप्त हो गया है। हाँ, तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण समाप्त हो गया है। अब उसके बाद आइए बायोलॉजी उनट गया है। चलिए, बायोलॉजी पूछ दिया जाता है, नहीं तो पहले वो पूछ देते हैं क्योंकि बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी गलत वर्ड का इस्तेमाल नहीं कीजिए। देखिए डिस्कशन में बैठे हुए हैं, थोड़ा हटेगा नहीं। इसलिए विभिन्न प्रकार के माने वनस्पति के विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा इधर आ जाइए, थोड़ा वीडियो में बढ़िया से नज़र आना चाहिए ना। चलिए, अब हम पूछ देते हैं वनस्पति विज्ञान। चलिए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। हाँ, तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान तुमको ऑप्शन नहीं देगा। बोटनी विज्ञान कि ये तो सिंपल है, तो इसको कैसे वनस्पति विज्ञान के आपको ऑप्शन दे देगा? जिसमें लिखा हुआ विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को पूछा हुआ है ना, बोटनी विज्ञान। नहीं, पूछा हुआ नहीं है, अभी पूछा हुआ नहीं है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन जानकारी रखना जरूरी है, ये पूछा हुआ नहीं है। चलिए, अब वनस्पति विज्ञान के जनक को क्या कहा जाता है? माने किसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान के जनक? किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस के। हाँ, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान के जनक कहा जाता है। आप बताइए, वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप से किसने किया है? वनस्पति जगत का थियोफ्रेस्टस वर्गीकरण माने बांटा है किसने? 1888 में। एकलर 1883 में। हाँ, एकलर। बता सकते हैं पादप जगत का प्रकार सब? हाँ, बताइए। पादप जगत बताइए, पूछा ना कौन का प्रकार का? हाँ, पादप जगत कितने प्रकार के होते हैं सो बताइए ना। 2 प्रकार का। कौन कौन? पुष्पीय अपुष्पीय। हाँ, तो अपुष्पीय कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? कवक, सवाल। आप बताइए। अपुष्पीय, पुष्पीय अपुष्पीय। अपुष्पीय होइ छै 3 प्रकार के, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा आ टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा कितने प्रकार का होता है? थैलोफाइट 3 प्रकार के। कौन कौन? ये कवक, जीवाणु, सवाल। आप बताइए, अपुष्पीय माने पुष्पीय कितने प्रकार का होता है? पुष्पीय 2 प्रकार का होता है। कौन? नग्न बीजी, आवृत बीज। आवृत बीजी कितना प्रकार का होता है? इहो 2 प्रकार के। कौन कौन? एगो बोले तुम बोल दो। नग्न बीज एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री। चलिए, आप बताइए, इसमें तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए, तो आप बताइए, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? वनस्पति जगत ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है दोस्त? थैलोफाइटा है। कहिए, किस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है? अर्थात सुकाय का मतलब क्या होता है? जिसको जड़, तना, पत्ती नहीं निकलता है, तो किस शरीर के यानी किस समूह के पौधे का शरीर सुकाय होता है? थैलोफाइटा का। थैलोफाइटा का। इसमें संवहन तक होता है कि नहीं? नहीं होता है। संवहन तक नहीं होता है। इसलिए सवाल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। आप बता दीजिए, माने पर्णहरित युक्त, संवहन युक्त रहित आत्मपोषी कौन सा होता है? शैवाले होता है। इसका शैवाल का भी शरीर सुखाया होता है, क्योंकि थैलोफाइटा से बना हुआ भी संवहन तक नहीं होता है। आप बता दीजिए, लाभदायक शैवाल जो होता है ना, उसमें भोजन के रूप में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? किसके शैवाल का बता सकते हैं? लेमनेरिया का। लेमनेरिया आता है। लेमनेरिया, जल्दी बोलिए। देखिए, भोजन के लिए फोरफाइरा, अति अल्ना, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक माने भोजन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और वहीं आयोडीन बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आयोडीन में भी लेमनेरिया का प्रयोग किया जाता है। लेमनेरिया, नॉस्टॉक नहीं। लेमनेरिया। देखिए, लेमिनेरिया, फ्यूकस,
और उसके बाद आपको हो गया एक्लोनिया। एक्लोनिया। ठीक है, हाँ एक्लोनिया। खाद के रूप में किस माने सवाल का प्रयोग किया जाता है खाद के रूप में? खाद के रूप में नौ स्टॉक भी आता है हाँ हाँ, और नौ स्टॉक एना बिना केल को। बिना अकेल को। हाँ, औषधि बनाने में किस सवाल का प्रयोग किया जाता है? क्लोरेला का। क्लोरेला से क्लोरेलिन। हाँ, हाँ, एगो लेमिनेरिया से टिंचर नामक आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए बहुत बढ़िया। और आप बताइए अनुसंधान कार्यों में किस सवाल का प्रयोग किया जाता है? कौन है? मतलब अनुसंधान के लिए वो ध्यान में नहीं है वो। देखिए अनुसंधान के लिए हो जाएगा क्लोरेला से। हाँ क्लोरा से क्लोरेलिन। हाँ, देखिए अनुसंधान यह हो गया। अनुसंधान कार्य के लिए क्लोरेला से एसिटेबुलेरिया है, बेलोनिया है आदि। चलिए, किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यान के केबिन में हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है? क्लोरेला। हाँ, जब अंतरिक्ष यात्री जाता है ना ऊपर तो यही ले जाता है क्लोरेला, उसको हौज में अपना उगाता है। हाँ, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कवक के अध्ययन को हाँ माइकोलॉजी। आप बता दीजिए, पर्ण रहित, संकेंद्रीय, ऊतक रहित थैलोफाइटा कौन है? संकेंद्रीय से समझ जाइए, कवक है। हाँ, मशरूम क्या है? मशरूम कब के मशरूम में भी एक कवक है। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में। कोशिका की कथी, जैसे में कोशिका, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है? आप बताइए। काइटिन के। ठीक है। किस कवक का उपयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है? किस कवक का उपयोग डबल रोटी के निर्माण में किया जाता है? हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन। सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैकड़ों कर देता है ऊपर से। चलिए, देखिए पौधे में गंभीर रोग उत्पन्न करता है कवक, करता है ना, तो सबसे अधिक हानि किस रोग से होती है? रस्ट एवं स्मट से। रस्ट एवं स्मट रोग से पौधे में। देखिए पौधक में कवक के द्वारा होने वाले प्रमुख रोग है, देखिए हम बता देते हैं। सरसों का सफ़ेद रस्ट कवक के द्वारा होता है, गेहूं का ढीला स्मट रोग कवक के द्वारा होता है, गेहूं का कीटू रोग कवक के द्वारा होता है, आलू के अंगमारी रोग कवक के द्वारा होता है, गन्ने का लाल अक्षय रोग कवक के द्वारा होता है, मूंगफली का टीका रोग कवक के द्वारा होता है, आलू का मसा रोग टीका के द्वारा होता है, धान के भूर और चित रोग कवक के द्वारा होता है, आलू के पछला अंगमारी कवक के द्वारा होता है, प्रकुरो का डैम्पिंग रोग भी कवक के द्वारा होता है। किस कवक का उपयोग करके विष बनाया जाता है? किस नाम के विष बनाया जाता है कवक का उपयोग करके? किस कवक का? हाँ, एफला। चलिए बताइए, गंजापन होता है ना, तो उसमें कौन सा कवक पाया जाता है? नहीं पता। मैंने गंजापन माथा में कवक पाया जाता है, टीनिया केपिटिस। हाँ, एथलीट फुट में टीनिया पेडिस। और दामा में एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। हाँ, दाद में ट्राइकोफाइटम लेस्कोस। खाज में टीनिया केपिटिस। इसके इसके बीज। ठीक है। गन्ने के लाल अक्षय रोग में कौन है? कोलेटोट्राइकम फैल्केटम। चलिए, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, लेकिन हम लोग बहुत बार लूसेंट पढ़ चुके हैं ना, तो दिमाग में रहता है नाम। आप लोग ये देखते रहिएगा, रेगुलर देखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, या तो लूसेंट से आप लोग कर लीजिएगा, डिस्कशन सुन लीजिए और बढ़िया से कर लीजिएगा लूसेंट से, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए ठीक है। कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर कौन बनता है? माने लाइकेन बनता है। कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। कवक शैवाल दोनों से मिलकर बनता है लाइकेन। बहुत बढ़िया। चलिए, आप बता दीजिए, किस में कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है? किस में कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा? देखिए, कवक जल, खनिज, लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। तो कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? आप बताइए। हेलोटिज्म। चलिए,
लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लाइकेन शब्द का प्रयोग हाँ बताइए। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस, जो कि ग्रीक दार्शनिक था। अरस्तु के माने अति था, ग्रीक दार्शनिक। अरस्तु कैसे ग्रीक दार्शनिक था? इसी भी ग्रीक दार्शनिक था। चलिए, लाइकेन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, बता सकते हैं? एगो बताओ, दूगो बताओ। क्रस्टोस, क्रस्टोस है, दूसरा फोलियोज, फोलियोज, और तीसरा का फ्रूटी फ्रूटी केज। केज। चलिए, अब बताइए, लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है। कौन कौन प्रकार? लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। कायिक, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक, लैंगिक, अलैंगिक। हाँ। वायु प्रदूषण के संकेत होते हैं कौन? वायु प्रदूषण के संकेत यह वायु प्रदूषण है, लाइकेन होता है। क्या कि जहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा रहेगा ना, वहाँ लाइकेन उगवे नहीं करेगा। लाइकेन वहाँ पे उगवे नहीं करेगा। ठीक है। अब SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? SO2 तो प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है ही है। SO2। हाँ, सॉरी, नहीं, प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? SO2। हाँ, ध्यान थोड़ा उधर चला गया। प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है? प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक, हाँ, प्रदूषण का है सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये इसका जो ना प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है, प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। चलो ठीक है। अब पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? कोर्टिकोल्स। चलिए, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स। ठीक है। आप बताइए, मृदा निर्माण की प्रक्रिया में सहायक होता है कि नहीं लाइकेन? होता है, एकदम होता है। ठीक है। आप बताइए, लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है, यानी किस लाइकेन से नीला रंग प्राप्त होता है, बता सकते हैं? बताइए। नीला रंग प्राप्त होता है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं, इधर थोड़ा बारिश लगा हुआ है दोस्तों, तो अंधेरा हो गया है, तो हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा देते हैं। चलिए ठीक है, ब्राइटनेस के बढ़ा देते हैं। हाँ, क्या बोले हैं? नीला रंग कौन नथी से प्राप्त है? हाँ बताइएगा। आर्चिल और एगो एकनेरा, लेकनोरा। आर्चिल और लेकनोरा। ठीक है। अब प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है सब, बताइए। लेबेरिया, तो लेबेरिया इत्र बनता है, मैंने रोसेला। हाँ, इत्र। हाँ, लाइकेन, किस लाइकेन का उपयोग करके इत्र बनाया जाता है? लोबेरा, 3 गो लोबेरा है, एगो बताइए। लोबेरिया, इर्वेनिया, आरेमे नीला। चलिए ठीक है। आप बताइए, किस लाइकेन से प्रतिजैविक असैनिक अम्ल प्राप्त होता है? किस लाइकेन से? कौन अम्ल कहला? असैनिक अम्ल। सनिया। हाँ, सनिया होता है। आप बताइए, मिर्गी के दवा बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? चलिए, बाले कितना गजब क्वेश्चन है। मिर्गी के दवा बनाने में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है, बताइए। आप बताइए। परमेलिया सेक्टिलिस। चलिए, आप बताइए। देखिए, डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोग में उपयोग कई प्रकार की औषधियाँ जो लाइकेन से भी बनती है। और लाइकेन जैसे में कैसे कवा को खाया भी जाता है, लाइकेन को भी खाया जाता है, तो इसको भी खाया जाता है, जैसे में शैवाल को भी, तो इसी लाइकेन को भी खाया जाता है। चलिए, आप बताइए, आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? मॉस। आप बताइए, कौन मॉस? रेंडियर मॉस और क्लेडोनिया। आइसलैंड मॉस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, माने के रूप में? आइसलैंड मॉस का आइसलैंड में भी प्रयोग किया जाता है, यूरोपीय क्षेत्र में किया जाता है, और दो जैसे स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड सब में ना प्रयोग किया जाता है, माने केक के रूप में। चलिए, अब हो गया आपको, जापान के निवासी किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में करता है? आप बताइए। कौन दुनिया है? इंडोकार्पन। और दक्षिण भारत में किस लाइकेन का प्रयोग सालन बनाने में किया जाता है? ठीक है, परमेलिया। हाँ। चलिए, आप बताइए, विषाणु का खोज किसने किया है? विषाणु का इवानोव्स्की। कब किया है? 1901 में। 1892 में। 1892। इवानोव्स्की कहाँ के वैज्ञानिक था?
रूस का था। हाँ रूस का रहने देले कौन हाँ यार ना ये है नहीं। यही में कि नहीं। जीवाणु से ऊपरी रहने जाने हाँ तो या ना जीवाणु से ऊपर इसी में ना आ गया। चलिए आप बताइए अति विषाणु जो है ना निर्जीव सजीव दोनों होता है, इसीलिए किसको सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है? सजीव और निर्जीव कड़ी विषाणु को विषाणु का कहा जाता है। आप पादप विषाणु के माने पादप विषाणु के बारे में पूछ रहे हैं, इनका न्यूक्लिक अम्ल में क्या पाया जाता है? माने पादप विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल में हाँ आज अति जंतु विज्ञान में दोनों डीएनए कभी कभी आरएनए भी पाया जाता है। अति बैक्टीरियोफेज में माने बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी जो है ना, इसमें केवल भी जीवाणु पर ही आश्रित रहता है। ये जीवाणु को मार डालते हैं, माने जीवाणु को खा जाता है। इनमें डीएनए पाया जाता है। इसका उदाहरण बता सकते हैं? हाँ टीटू फैज। अच्छा जिस जीवाणु में जिस विषाणु में माने वायरस के बारे में पूछ रहे हैं, तो जिस विषाणु में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे क्या कहा जाता है? आरएनए अनुवांशिक कौन दुनिया रेप्टो विषाणु। चलिए तो बायोलॉजी भी खत्म हो गया दोस्तों, अब शुरू करते हैं। बायोलॉजी भी खत्म हो गया, केमिस्ट्री भी, अब फिजिक्स शुरू कर रहे हैं। चलिए आइए फिजिक्स में प्रेशर यानी दाब दिया गया था। चलिए दाब बराबर क्या होता है, फॉर्मूला बता सकते हैं? F बटे यानी एकांक क्षेत्र प्रकार एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल एकांक क्षेत्र पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। मैंने परिभाषा माने हो गया। इसमें दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? दाब का ऐसा मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे क्या कहा जाता है? अथी एक बार पास्कल कहा जाता है। नहीं मालूम है दाब अथी जाना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का पास्कल नहीं कह सकते हैं। बताइए दोस्त आप बताइए क्या कहते हैं दाब कैसे? दाब का क्या कहते हैं? दाब एक सदिश राशि की अदिश राशि है? दाब एक अदिश राशि है। दाब एक चलिए आप बताइए सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड कितना डिग्री अक्षांश पर लगाया समुद्र तल पर लगाया जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री अक्षांश। हाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री अक्षांश पर लगाया जाता है। आप बताइए कौन एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है? कौन यानी मैंने कौन एक वर्ग सेमी अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेमी लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है? तो वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब की सही मात्रा क्या है? ईसाई मात्रा वायुमंडल के अथी बैरोमीटर नहीं ना। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर कैसे होगा? बार ना होगा। एक बार बराबर कितना होता है? एक बार बराबर 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो है ना 10 के पावर हाँ देखिए वायुमंडलीय दाब 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अर्थात एक बार के बराबर होता है। ठीक है। आप पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब में क्या चीज़ का परिवर्तन कैसा परिवर्तन होता है? घटेगा। तो इसका उदाहरण बता सकते हैं? जैसे कि पहाड़ पर खाना बनाना, एरोप्लेन में फाउंटेन पेन का। जैसे देखिए पहाड़ पे खाना बनाई बहुत कठिन होता है, क्या है? वायुमंडलीय दाब वहाँ कम होता है और वायुयान में बैठे व्यक्ति को स्याही पेन रिस जाता है वायुमंडलीय कमी के कारण। ठीक है। इधर थोड़ा बारिश का मौसम है दोस्तों, जल्दी जल्दी अब लगभग हम लोग का समाप्ति होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडलीय दाब को किस चीज़ से मापा जाता है? बैरोमीटर से। आप बताइए किसकी सहायता से मौसम संबंधित पूर्वानुमान लगाया जा सकता है? बैरोमीटर। चलिए आज अभी माहौल भी उतना ही बढ़िया है, बारिश का माहौल लगा हुआ है और क्वेश्चन भी वैसा ही आ गया। चलिए बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक गिरने लगता है तो मौसम में क्या परिवर्तन होता है? नीचे गिरता तो आंधी आता है, एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने का संभावना रहता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा आने का संभावना रहता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहने का। बहुत बढ़िया। द्रव में दाब आप पूछ रहे हैं, यानी द्रव में दाब। चलिए बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? H गुने D गुने G। जहाँ H गहराई होता है। तो अगर जो घनत्व बढ़ेगा तो द्रव के दाब क्या होगा? बढ़ेगा। अगर जो G बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा G तो घटेगा। H घटेगा तो घटेगा, H बढ़ेगा तो बढ़ेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तुमको? जैसे में बराबर में रहेगा ना तो इधर बढ़ेगा ना तो ये बढ़ता है, इधर घटेगा तो इधर घटेगा। और वो बटे में रहता ना मैंने H G इधर घटता तो उधर बढ़ता, उधर बढ़ता तो इधर घटता। क्या दोस्त आप बताइए माने स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है।
स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में समान होता है। जैसे में देखिए कोई बर्तन रखा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है, बराबर पानी है एकदम समतल मात्रा में, चारों तरफ से छेद कीजिएगा तो ये थोड़ी ना कि ये गोली कम गिरेगा, वो बस जितना रहेगा सब पर प्रेशर दबाव बराबर पड़ेगा। ठीक है, आप बताइए द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई के अनुक्रमानुपाती माने समानुपाती, हाँ ओकरे अनुक्रमानुपाती कहा जाता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब उसके घनत्व के पर निर्भर करता है कि नहीं? करता है एकदम जब घनत्व घटेगा तो बढ़ेगा। जैसे में फॉर्मूले से समझ है ना, P बराबर H गुने D गुने G, उसी से इधर बढ़ेगा तो इधर बढ़ेगा, इधर घटेगा तो घटेगा। चलिए अब बताइए पास्कल के, देखिए यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। पास्कल का क्या नियम है? दूसरा पहला नियम है। पहला नियम और दूसरा नियम देखिए कौन है? किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम में संचारित किया था। नहीं अभी बताएं कि बर्तन में समान मात्रा में पानी है, अगर चारों तरफ से छेद कीजिएगा तो बराबर बराबर मात्रा में निकलता है पानी। तो ये पास्कल का दूसरा नियम है। अब पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र का नाम बता सकते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। द्रव का दाब उन पात्र के आकार पर निर्भर करता है कि नहीं जिसमें रखा रहता है वो? नहीं, केना नहीं निर्भर करता है? पात्र के आकार पर निर्भर नहीं करता है। एकदम, यानी निर्भर करता है। चाहे पात्र आप छोटो रख दीजिए, उसमें पानी भर, चाहे बड़ो रख दीजिए पानी, सब में छेद कीजिए, उसमें भी जितना दाब इस पर पड़ेगा उतना भी दाब वो अपना उस पर भी पड़ेगा तो उतना ही पानी निकलेगा, इस पर भी पड़ेगा तो उतना ही पानी निकलेगा। ठीक है, चलिए बताइए गलनांक तथा कथनांक पर दाब का प्रभाव पूछ रहे हैं। माने गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है तो आयतन बढ़ता है ना, तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक बढ़ता है कि घटता है? घटता है ना, बढ़ता है। जब आयतन बढ़ रहा है तो इसका गलनांको भी बढ़ेगा, चाहे द्रव्यनांको रहता से वो बढ़ता है। जैसे में मोम, घी, ढलवा लोहा, तांबा। आज देखिए आज गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट रहा है तो दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घटवे करेगा, जैसे बर्फ, ढलवा लोहा। और सभी द्रव को कथनांक दाब घटने पर घटता है, हाँ, दाब बढ़ने पर बढ़ता है। हाँ देखिए जैसे कथनांक पर ना दाब का प्रभाव पड़ता है ना, तो कथनांक पर दाब अगर घटेगा तो कथनांक घटेगा, दाब बढ़ेगा तो कथनांक बढ़ेगा। चलिए दोस्तों, तो ये रहा आज का डिस्कशन। पहले टास्क से ले लेते हैं, ठीक है। चलिए छठा चैप्टर है प्लावन पूरा हो गया छठा चैप्टर। साइंस में ले लेते हैं, फिजिक्स में प्लावन है। और अब केमिस्ट्री में आ जाइए, तो केमिस्ट्री में हो गया रासायनिक बंधन पूरा हो गया, रासायनिक बंधन पूरा हो गया। अब बायोलॉजी में आ जाइए, जहाँ जीवाणु से ऊपर हम लोग किए थे ना, आज जीवाणु से लेकर एक बीजपत्री पौधे पूरा ले लेते हैं। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे ना नीचे तक ले, यहाँ तक ले पूरा ले लेते हैं। माने कुल का नाम ना है, पौधे प्रमुख पौधे का नाम, जैसे में लिलियेसी, लहसुन, प्याज, ये सब ले लेते हैं। ठीक है, इसमें आप करंट अफेयर बताइए। करंट में जो था, करंट अफेयर में अभी इस बगल में अपोजिट हो गया, जिसमें 2023 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि से बगल में पूरा जो रहता है ना, सो हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अगले दिन फिर मिलते हैं।